हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सैलरी का एक पार्ट अलाउंस को कवर किया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप लोग ज़रूर देखो, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है परक्विजिट्स, और इसे समझने के लिए अलाउंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ परक्विजिट्स? The term perquisites includes all benefits and amenities provided by the employer to the employee in addition to salary and wages, either in cash or in kind, which are convertible into money. So perquisites कुछ benefits और amenities होते हैं and it may be in cash or in kind, जो employer अपने employee को salary के साथ provide करता है। Allowance में हमने देखा था कि employees को हर महीने salary के साथ कुछ एडिशनल फिक्स अमाउंट मिलते हैं, जिनसे वो अपने उनके जो भी ज़रूरत के खर्चे होते हैं उन्हें वो पूरा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउस रेंट अलाउंस से एम्प्लॉयज़ अपने घर का किराया दे सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस से बच्चों की फ़ी दी जा सकती है। मेडिकल अलाउंस मेडिकल के खर्चे के लिए। इसी तरीके से बहुत सारे अलाउंसेस लाइक यूनिफॉर्म अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस एम्प्लॉय को मिलते हैं और उन पैसों से एम्प्लॉयज़ अपने उनके जो भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होते हैं उन्हें वो पूरा कर लेते हैं। अब एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉयज़ के हाथ में फ़िक्स अमाउंट देने के बजाय उनकी ज़रूरतों को खुद पूरा कर दे या उन्हें कुछ बेनिफिट्स और अमेनिटीज़ प्रोवाइड कर दे तो उसे परक्विजिट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउस रेंट की जगह एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकता है, तो ये रेंट फ्री अकोमोडेशन एक तरह का परक्विजिट्स है। इसी तरह से मेडिकल अलाउंस की जगह एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल हो सकता है या फिर किसी दूसरे हॉस्पिटल में इस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और उनके फैमिली मेम्बर्स जाकर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ परक्विजिट। एंड चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस की जगह एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल हो सकता है या फिर किसी दूसरे स्कूल में टाई अप किया हो सकता है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बच्चे जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये जितने भी फैसिलिटीज़ और बेनिफिट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता है, ये सारा कुछ परक्विजिट होता है। तो हमें ये देखना है कि एम्प्लॉयज़ को कितने तरह के परक्विजिट्स मिलते हैं और क्या वो सारे टैक्सेबल होते हैं। अगर टैक्सेबल होते हैं तो उनकी टैक्सेबल वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, इन सभी चीज़ों को आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। Section 17(2) of Income Tax Act gives inclusive definition of perquisites. Based on the definition, perquisite can be classified into 3 different categories. Income Tax Act का Section 17(2) हमें ये बताता है कि कौन कौन से perquisites एम्प्लॉय को मिलते हैं और वो टैक्सेबल होते हैं या एग्जेम्प्ट होते हैं और उनकी वैल्यूशन किस तरीके से होती है, इन सभी चीज़ों को इस सेक्शन में मेंशन किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी परक्विजिट्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं परक्विजिट्स कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ परक्विजिट्स। परक्विजिट्स टैक्सेबल इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ एंड परक्विजिट्स टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। तो कुछ परक्विजिट्स सभी एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होते हैं, कुछ परक्विजिट्स सभी के लिए एग्जेम्प्ट होते हैं, एंड देयर आर सम परक्विजिट्स विच आर टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। सो ये टॉपिक काफ़ी वास्ट है, इसलिए मैंने इस पूरे टॉपिक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैं इस टॉपिक परक्विजिट टैक्सेबल इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इसे कवर करने वाली हूँ। पार्ट 3 में परक्विजिट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय एंड परक्विजिट टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को पार्ट 4 में कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ परक्विजिट टैक्सेबल इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। परक्विजिट टैक्सेबल इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। सो लेट्स सी कौन कौन से परक्विजिट सभी एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होते हैं। रेंट फ्री रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, अनफर्निश्ड और फर्निश्ड। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है एंड इट मे बी फर्निश्ड और अनफर्निश्ड, इट इज़ अ टैक्सेबल परक्विजिट फॉर ऑल। देन कंसेशन इन रेंट, रेंट में कुछ कंसेशन मिल रहा है एम्प्लॉयर से। पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का कोई ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर पूरा कर रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर पे कर रहा है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स मिल रहा है, मतलब इक्विटी शेयर्स जो मार्केट का प्राइस है उससे कम में मिल रहा है या फिर डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो वो स्वेट इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं एंड इट इज़ टैक्सेबल परक्विजिट। अमाउंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, इसकी कुछ लिमिट है, उससे ज़्यादा जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से होता है वो टैक्सेबल परक्विजिट होता है। देन अदर फ्रिंज बेनिफिट्स और अमेनिटीज़, इसके अलावा और भी कुछ बेनिफिट्स और अमेनिटीज़ होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं एंड ये सारे के सारे फुली टैक्सेबल होते हैं। तो हमें ये देखना है कि इन सारे परक्विजिट्स की वैल्यूशन कैसे होगी, किस तरीके से इनका टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 1 बाय 1 इस सारे परक्विजिट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में मैं
पे फर्स्ट एंड सेकेंड रेंट फ्री रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एंड कंसेशन इन रेंट, इन दोनों टॉपिक को कवर करने वाली हूँ और बाकी के सारे परक्विजिट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ रेंट फ्री रेसिडेंशियल अकोमोडेशन अनफर्निश्ड, इनकी वैल्यूशन कैसे होती है, लेट्स सी। वैल्यूशन ऑफ रेंट फ्री रेसिडेंशियल अकोमोडेशन अनफर्निश्ड। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकता है और यहाँ पे अकोमोडेशन में फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग स्ट्रक्चर दोनों ही आते हैं। फिक्स स्ट्रक्चर लाइक फ्लैट, हाउस, होटल, मोटेल, गेस्ट हाउस एंड फ्लोटिंग स्ट्रक्चर लाइक मोबाइल हाउस, कारवा, शिप्स, ये सभी फ्लोटिंग स्ट्रक्चर में आते हैं। होटल में अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया तो उसकी टैक्सेबिलिटी अलग तरीके से होती है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे अदर अकोमोडेशंस की बात करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉय के लिए अलग अलग रूल है। इन केस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग मिलिट्री पर्सन, इन्हें अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला हुआ तो उस घर का वैल्यू क्या होगा, लाइसेंस फ़ी फिक्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने उस घर का जो भी लाइसेंस फ़ी फिक्स किया है वही उस घर की टैक्सेबल वैल्यू होगी। और ये क्वेश्चन में यूजुअली मेंशन किया रहता है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी इधर इस केस में। एंड फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ये देखना होगा कि जो अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है वो उन एम्प्लॉयर का खुद का है या फिर उन्होंने रेंट पर लेकर के एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया है। बहुत सारी कंपनीज़ होती है जिनकी खुद की कॉलोनी होती है, खुद का फ्लैट होता है जहाँ पे उनके एम्प्लॉय जाकर रहते हैं, तो उनकी टैक्सेबिलिटी अलग तरीके से होती है। सो इफ़ अकोमोडेशन इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, इस केस में हमें ये देखना होता है कि जो अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया वो किस शहर में, उसकी पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन के बेसिस पे उनकी टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। फॉर एग्जांपल, सिटी हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख एज पर 2001 सेंसस। अगर अकोमोडेशन ऐसे शहर में प्रोवाइड किया गया जहाँ का पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, उस केस में 75.5% ऑफ सैलरी ये उस घर का टैक्सेबल वैल्यू होगा। देन सिटी हैविंग पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख एज पर 2001 सेंसस, 10% ऑफ सैलरी। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है बट 25 लाख तक ही है, तो उस केस में 10% ऑफ सैलरी उस घर का टैक्सेबल वैल्यू होगा। एंड सिटी हैविंग पॉपुलेशन एक्सीडिंग 25 लाख एज पर 2001 सेंसस, 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है शहर का, तो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल वैल्यू होगा। एंड इफ अकोमोडेशन इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, इन दैट केस रेंट पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज़ लोअर। ओके, दैट मीन्स एम्प्लॉयर ने रेंट पर लेकर के उस हाउस को एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है, तो जो भी रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है और 15% ऑफ सैलरी दोनों कंपेयर करना है, दोनों में जो कम रहेगा वही उस घर का टैक्सेबल वैल्यू होगा। सो द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द सैलरी। सो सैलरी में क्या क्या आएगा, लेट्स सी। सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इंक्लूड्स बेसिक, DNS अलाउंस और DNS पे इफ इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, बोनस, कमीशन, फी, ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस ओनली टैक्सेबल अमाउंट लेना है। जो एग्जाम्प्ट अलाउंसेस है उन्हें नहीं लेनी है, जो पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस है उनमें से हमें कैलकुलेट करना है और सिर्फ टैक्सेबल अलाउंस को यहाँ पे लेना है। एनी अदर मॉनिटरी पेमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एवरी मंथ कोई भी मॉनिटरी पेमेंट कर रहा है तो उसे भी लेना है। एंड इट डज नॉट इंक्लूड परक्विजिट्स, lump sum payments received at the time of termination of service or superannuation or voluntary retirement like gratuity, severance pay, leave encashment, voluntary retirement benefit, commutation of pension and similar payments. सो हमें परक्विजिट्स नहीं लेनी है, किसी भी तरह की परक्विजिट्स हमें सैलरी में यहाँ नहीं लेनी है। एंड जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स है लाइक ग्रेचुटी, सेवरेंस पे, लीव एनकैशमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के समय में जो भी पैसे मिल रहे हैं उनको नहीं लेना है। लेकिन जैसे लीव एनकैशमेंट अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिल रहा है तो उसे लेना है, बट रिटायरमेंट के टाइम में जो लमसम अमाउंट मिल रहा है उसे नहीं लेना है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन। मिस्टर चौहान हैज़ द फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर: बेसिक सैलरी 5000 पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलाउंस 1000 per month, education allowance 500 per month, DA 3000 per month, fee 5000 per annum, bonus 10,000 per annum, professional tax of employee paid by employer 2000 for the year. He has been provided a rent-free accommodation in Mumbai. 60% of DA only form part of retirement benefit. Compute taxable value of accommodation in the hands of Mr. Chauhan in the following cases: the employer owns such accommodation and the employer hires such accommodation at a monthly rent of 900. तो इन दोनों केसेस में हमें रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सैलरी कैलकुलेट करना होगा।
तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी में हम लोग क्या क्या लेते हैं, बेसिक, डीए अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है तो, देन बोनस, कमीशन, फ़ी एंड जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस हैं वो लेने हैं। और इसके अलावा कोई अदर मॉनेटरी बेनिफिट एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को रेगुलर बेसिस पे तो वो लेना है। लेकिन कोई भी लमसम पेमेंट रिटायरमेंट के टाइम में जो मिल रहा है एम्प्लॉय को वो नहीं लेना है, और परक्विजिट्स नहीं लेने हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हमें लेना है सैलरी के लिए। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी ये लेना होता है 5,000 के हिसाब से, 12 मंथ का हो गया 60,000। ओके, देन एंटरटेनमेंट अलाउंस, इट इज़ फुली टैक्सेबल अलाउंस, तो इसे लेनी होगी 1,000 के हिसाब से, 12 मंथ का 12,000 हो जाएगा। एजुकेशन अलाउंस 500 पर मंथ के हिसाब से मिला, दैट मीन्स 12 मंथ का हो गया 6,000, एम्प्लॉय को 6,000 मिल रहा है। एंड इसमें से एग्जम्प्ट कितना होगा, 100 पर मंथ के हिसाब से पर चाइल्ड के लिए, और मैक्सिमम 2 बच्चों को एग्जम्पशन मिलता है। तो यहाँ पे इसके 3 बच्चे हैं तो इनको 2 बच्चों को एग्जम्पशन मिलेगा। सो 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से टोटल एग्जम्पशन हो गया 1,200 एक बच्चे का और 2,400 2 बच्चों का, तो ये हो गया 2,400। तो इसे माइनस करने पर ये आ जा रहा है 3,600, ये टैक्सेबल एजुकेशनल अलाउंस हो गया। देन डीए 3,000 पर मंथ, तो ये 12 मंथ का हो गया 36,000। लेकिन इसमें से हमें सिर्फ 60% लेना है, क्योंकि 60% ओनली फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, तो इसका 60% लेंगे तो ये हो जाएगा, कैलकुलेट करने पर 21,600। ओके, देन ये फ़ी पूरी तरह से टैक्सेबल होती है, फ़ी पूरा ले लेना है, बोनस पूरा लेना है, पूरा टैक्सेबल होगा। एंड देन प्रोफेशनल टैक्स ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर 2,000 फॉर द ईयर, दैट मीन्स एम्प्लॉय का जो प्रोफेशनल टैक्स है उसे एम्प्लॉयर ने पे किया, तो ये एक तरह का परक्विजिट होता है, तो इसे नहीं लेना है। ठीक है, कोई भी परक्विजिट हमें नहीं लेना है। तो इसके बेसिस पे हम लोग सैलरी कैलकुलेट करते हैं। तो सैलरी हो जाएगा बेसिक 60,000, देन बोनस और कमीशन पहले लेते हैं, बोनस एंड सॉरी कमीशन नहीं है, फ़ी है, फ़ी लेते हैं। बोनस 10,000 एंड फ़ी 5,000। इसके बाद अलाउंसेस लेते हैं। अलाउंसेस में सबसे पहले डीए का 60% लेना है, सो 21,600, 21,600। देन एंटरटेनमेंट अलाउंस, इट इज़ 12,000। यहाँ हमने कैलकुलेट किया है 1,000 पर मंथ के हिसाब से, 12 महीने का हो गया 12,000। एंड देन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इट इज़ टैक्सेबल वैल्यू उसका हो गया 3,600, सो विल टेक 3,600। इन सभी को ऐड करने पर सैलरी आ जा रहा है हमारा 1,12,200। तो इसके बेसिस पे हमें रेंट फ्री अकोमोडेशन की टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। केस 1 में क्या है, द एम्प्लॉयर ओन सच अकोमोडेशन, जब अकोमोडेशन एम्प्लॉयर का खुद का होता है, मे बी कंपनी की खुद की कॉलोनी है, फ्लैट्स है जिसमें एम्प्लॉय रह रहा है, तो उस केस में क्या होता है, जिस शहर में अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया वहाँ का पॉपुलेशन देखना होता है, और पॉपुलेशन अगर 25 लाख से ज़्यादा हो तो 15% ऑफ सैलरी, 25 लाख से कम बट 10 लाख से ज़्यादा हो तो 10% ऑफ सैलरी, और 10 लाख से भी कम हो तो 7.5% ऑफ सैलरी रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू होती है। तो यहाँ एम्प्लॉय जो है वो मुंबई में रह रहा है, तो मुंबई का पॉपुलेशन ऑब्वियसली 25 लाख से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हमें 15% ऑफ सैलरी लेनी होगी। सो 15% ऑफ 1,12,200, सो वी गेट, कैलकुलेट करने पर यह आता है 16,830। एंड सेकेंड केस है, द एम्प्लॉयर हायर सच अकोमोडेशन एट अ मंथली रेंट, जब एम्प्लॉयर हायर करके देता है तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग,
इसमें पहला हो गया एक्चुअल रेंट पेबल और पेड बाय एम्प्लॉयर, सो इट इज़ 900 इंटू 12, 12 महीने का 900 के हिसाब से ये हो जाता है 10,800। एंड दूसरा 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, सो ये हो जाएगा 16,830। इन दोनों में जो लीस्ट अमाउंट है दैट इज़ 10,800। तो ये टैक्सेबल वैल्यू हो गया सेकेंड केस में रेंट फ्री अकोमोडेशन का। ठीक है, केस 1 में रेंट फ्री अकोमोडेशन का टैक्सेबल वैल्यू और 16,830 एंड केस 2 में ये हो गया 10,800। ओके, सो आई होप समझ में आया होगा। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी। जस्ट लाइक जैसे हम लोग अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसी तरीके से उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है और फिर उसमें फर्नीचर की वैल्यू ऐड करनी है। तो वैल्यू क्या होगा फर्निश्ड अकोमोडेशन का, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन प्लस वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन निकालना कैसे ये हमने पहले ही देख लिया है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर क्या होगी, एज पर द फॉलोइंग टेबल। इफ़ फर्नीचर इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का जो भी कॉस्ट होगा उसका 10% ले लेना है। और इफ़ फर्नीचर इज़ हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने हायर करके दिया है तो एक्चुअल हायर चार्जेस पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर। ओके, फर्नीचर हियर मीन्स रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, रेडियो, एयर कंडीशनर एंड अदर हाउस होल्ड अप्लायंसेस। द अबव रूल इज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। सभी के लिए ये रूल एप्लीकेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। लेट्स डू वन मोर सम। Sri Asutosh has been provided with the furnished accommodation in a city having population of 14 lakh as per last census. Municipal value of the house owned by employer is 80,000 whereas fair rent of the house is 1 lakh. His salary details are as under: basic 25,000 per month, allowance for increased cost of living 5,000 per month, children education allowance 3,000 per month. He has one son and 2 married daughters. एंड कुछ फर्नीचर भी मिले हुए हैं एम्प्लॉय को जो एम्प्लॉयर ने हायर किया है। टीवी 2,000 पर एनम के हिसाब से एंड अदर फर्नीचर 1,000 पर मंथ के हिसाब से। एंड कुछ फर्नीचर्स एम्प्लॉयर का खुद का जो उन्होंने एम्प्लॉय को दिया है दैट इज़ रेफ्रिजरेटर 10,000 के कॉस्ट का, वॉशिंग मशीन 5,000 एंड अदर फर्नीचर 20,000 का। सो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। इसके लिए हमें जितने भी परक्विजिट्स हैं एंड टैक्सेबल अलाउंसेस हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो सबसे पहले रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं विच इज़ फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, उसमें फर्नीचर की वैल्यू को ऐड कर देनी होगी। तो रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के लिए सिंस ये जो हाउस है इट इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो हमें पॉपुलेशन के बेसिस पे रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यूएशन करना होगा। तो इनका पॉपुलेशन ये जहाँ पे इन्हें मिला हुआ घर वहाँ का पॉपुलेशन 14 लाख है। ठीक है, तो ये होगा 10% ऑफ सैलरी, क्योंकि अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होता है 25 लाख से कम होता है तो हमें 10% ऑफ सैलरी लेनी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सैलरी कैलकुलेट करना होगा। ये फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू जो दिया हुआ है इसका कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है। सबसे पहले हम लोग सैलरी कैलकुलेट करेंगे फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो यहाँ पे बेसिक 25,000 पर मंथ है तो पूरे साल का 12 मंथ का ये हो जाएगा 3 लाख। 25,000 इंटू 12 दैट इज़ 3 लाख। देन अलाउंस फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग DA 5,000 पर मंथ, तो ये पूरे साल का 60,000 हो जाएगा। एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 3,000 पर मंथ के हिसाब से पूरे साल का 12 मंथ का 36,000। इसमें से एग्जम्पशन का अमाउंट माइनस करना है 100 पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से, 2 बच्चों को मिलता है तो ये हो जाएगा 2,400। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 33,600। तो इसे भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 33,600। तो सैलरी हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए आ जाता है 3,93,600। ओके, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यू क्या होगा,
10% of 3,93,600, that is 39,360. ओके, अब हमें इसमें फर्नीचर की वैल्यू को ऐड करनी है। तो यहाँ पे जो हायर चार्जेस वो तो एज इट इज़ लेना है 2000 पर एनम टीवी के लिए, तो ये 2000 हो गया। एंड देन अदर फर्नीचर्स 1000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ का हो जाएगा 12,000। सो दिस इज़ 14,000 वैल्यू हो गया उन फर्नीचर्स का जो एम्प्लॉयर ने हायर किया है। एंड देन जो फर्नीचर एम्प्लॉय का खुद का उसका क्या वैल्यू होगा, 10,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000, दैट इज़ 35,000। इन तीनों को ऐड करने पे 35,000 आ जा रहे हैं। इसका 10% वैल्यू होगा इन फर्नीचर्स का टैक्सेबल वैल्यू। ओके, तो 35,000 का 10% हम लोग लेंगे 3,500। तो ये जो एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर है उसका वैल्यू 3,500 हो गया, और जो एम्प्लॉयर ने हायर किया उसका वैल्यू 1,400। तो टोटल वैल्यू फर्नीचर की कितनी हो गई, 3,500 प्लस 14,000। तो ये हो जाएगा 17,500, ये फर्नीचर की वैल्यू। ओके, और यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 39,360। सो पूरा जो फर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू कितना होगा, 39,360 प्लस 17,500। तो रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 39,360 प्लस 17,500। सो इट कम्स 56,860। ओके, सो हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी कैन कैलकुलेट ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। इसके लिए हमें बेसिक लेना होगा। बेसिक ये फुली टैक्सेबल होता है, सो 3 लाख। देन DA is also fully taxable, 60,000. Then children education allowance, है 33,600। हमने कैलकुलेट करके रखा एग्जम्पशन का अमाउंट माइनस करने के बाद टैक्सेबल वैल्यू चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का हो रहा है 33,600। देन वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, इसकी वैल्यू कितनी है, 56,860 रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। सो इट कम्स 56,860 तो ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, इन सभी को ऐड करने पे वी गेट 4,50,460। okay, so this is the taxable salary for employee. Now valuation of accommodation provided at concessional rate, that means employer ने employee को rent free accommodation नहीं provide किया but कुछ concessional rent पे accommodation provide किया है, तो उसकी value क्या होगी, valuation will be made as if the rent free accommodation is provided and the amount so computed will be reduced by the rent payable by the employee. ओके, रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसमें से एम्प्लॉय जो भी अमाउंट पे कर रहा है वो माइनस कर देना है टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट। सो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन एज यूजुअल, रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन उसमें से लेस करना, लेस रेंट पेबल बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर फॉर द अबव फैसिलिटी, जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल, अगर होटल में अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, इन दिस केस वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स शैल बी मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, 24% ऑफ सैलरी फॉर द पीरियड सच अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड एंड एक्चुअल चार्जेस पेड और पेबल टू सच होटल। ओके, दैट मीन्स 24% ऑफ सैलरी लेनी है एंड एक्चुअल चार्जेस जो एम्प्लॉयर पे कर उससे कंपेयर करनी है, और दोनों में जो कम अमाउंट रहेगा वही उस परक्विजिट्स की वैल्यू होगी, टैक्सेबल वैल्यू होगी। कुछ और पॉइंट्स जो हमें देखने हैं, इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड
then nothing is taxable. Such accommodation is provided for period not exceeding in aggregate 15 days. ओके 15 डेज़ तक के लिए अगर ये अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर 15 डेज से ज़्यादा के लिए अगर प्रोवाइड किया जाता है तो उस केस में ये टैक्सेबल होगा. फॉर एग्जांपल अगर अकोमोडेशन 45 डेज़ के लिए प्रोवाइड किया गया है तो 45 माइनस 15 दैट मीन्स 30 डेज़ के लिए ये टैक्सेबल हो जाएगा. And second, such accommodation is provided on transfer of employee from one place to another place. अगर एम्प्लॉय के ट्रांसफ़र के केस में इस तरह का अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया then nothing is taxable. If the employee pays any rent, the value so determined shall be reduced by the rent actually paid or payable by the employee. That means अगर इस फैसिलिटी के लिए एम्प्लॉय कोई भी अमाउंट पे कर रहा है तो उस अमाउंट को इस टैक्सेबल वैल्यू से रिड्यूस किया जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी टैक्सेबल वैल्यू से 5000 आ रही है और एम्प्लॉय इसके लिए 2000 पे कर दे रहा है तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा 3000. सम अदर पॉइंट्स टू बी नोटेड. वेयर एन एम्प्लॉय इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ही इज प्रोवाइडेड विद एन अकोमोडेशन एट अ न्यू प्लेस ऑल्सो, द वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी टेकन फॉर ओनली वन सच हाउस having lower value for a period not exceeding 90 days. Thereafter the value of both such houses are taxable. That means एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो रहा है, जहाँ वो पहले काम कर रहा था वहाँ उसे एक रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला हुआ था और जहाँ वो ट्रांसफ़र होकर जा रहा है वहाँ भी उसे एक रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल जा रहा है. तो कुछ दिनों के लिए एम्प्लॉय के पास 2 रेंट फ्री अकोमोडेशन हो जाते हैं. तो इस केस में एम्प्लॉय को 90 डेज़ की छूट मिली होती है. 90 डेज़ तक एम्प्लॉय किसी एक घर के लिए टैक्स पे कर सकता है और दोनों घरों में से जिस घर की टैक्सेबल वैल्यू कम होगी उसके लिए वो टैक्स पे करेगा. लेकिन 90 डेज़ के बाद एम्प्लॉय को दोनों घरों के लिए टैक्स पे करनी होगी. एंड सेकेंड पॉइंट, एनी अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग एट अ माइनिंग साइट और एन ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट और अ प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन साइट और अ डैम साइट और अ पावर जनरेशन साइट और एन ऑफशोर साइट would not be treated as perquisite provided it satisfy either of the following conditions. That means employee किसी ऐसे जगह पे काम कर रहा है लाइक माइनिंग साइट, ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट, प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन साइट, ऐसे किसी साइट पे काम कर रहा है और उसे अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है तो उसे परक्विजिट नहीं माना जाएगा अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी होती है. पहला कंडीशन क्या है? द अकोमोडेशन इज ऑफ अ टेम्पररी नेचर एंड हैविंग प्लिंथ एरिया not exceeding 800 square feet is located not less than 8 km away from local limits of any municipality or a cantonment board. And second condition, the accommodation is located in a remote area. तो पहला कंडीशन क्या है? अकोमोडेशन टेम्पररी नेचर का है एंड इसकी प्लिंथ एरिया 800 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं है और इसकी दूरी किसी भी म्यूनिसिपैलिटी से कम 8 किलोमीटर है. ठीक है, तो ये पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी. एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? अकोमोडेशन इज़ लोकेटेड इन अ रिमोट एरिया. अकोमोडेशन किसी रिमोट एरिया में प्रोवाइड की गई है. तो इन दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन पूरी होती है तो इसे इस अकोमोडेशन को परक्विजिट नहीं मानी जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल.